प्रिय श्रोताओं, एक मरतबा फिर अलबेर टीवी चैनल के माध्यम से नो योर लॉज इस बेसिक लीगल एजुकेशन वेब सीरीज़ के माध्यम से आपसे जुड़ गया हूँ। याद पड़ता है कि पिछले रविवार को कोई एपिसोड शायद हम लोग रिलीज़ नहीं कर पाए थे और इससे पहले भी कहीं ना कहीं कोई संडे ऐसा भी गुज़रा जहां हमारी और आपकी मुलाकात नहीं हो पाई। तो कभी मेरी मजबूरी, कभी हमारी सपोर्ट टीम की मजबूरी, बातों को आप समझते हैं और मेरी मजबूरियों को शायद मुझसे ज़्यादा जानते भी हैं। तो नंदलेस हमारी ये कोशिश जारी है और परवरदिगार करे आगे भी जारी रहेगी। आज मुझे जो बात आप लोगों से कहनी है, हमारे आम श्रोताओं के लिए ये उतनी ज़्यादा अहम नहीं होगी, लेकिन हमारे वकील बंधुओं के लिए आई वॉन्ट टू मेक इट अ पॉइंट टू बी नोटेड। हमारे यहाँ CPC में सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में एक प्रोविज़न पाई जाती है ऑर्डर 2 रूल 2 और उसका टाइटल है सूट टू इंक्लूड होल क्लेम। अब सूट टू इंक्लूड होल क्लेम से हम क्या समझते हैं? पिछले दिनों मेरे पास में एक वुड-बी क्लाइंट आए। वुड-बी इसलिए कि अब तक वो मेरे क्लाइंट नहीं है, कंसल्टेशंस के लिए आए थे। उन्होंने अपना दावा मुझसे शेयर किया जो कोर्ट में प्रलंबित है और मैंने देखा कि 4 भाइयों ने अपने एक भाई की, जिसका देहांत हो चुका है, उसकी बीवी और बच्चों के ख़िलाफ़ में और अपने एक और भाई के ख़िलाफ़ में एक डिक्लेरेशन और इंजंक्शन का सूट लगाया है। ये डिक्लेरेशन और इंजंक्शन क्या होता है, हमारे आम श्रोताओं के लिए थोड़ा सा विस्तृत रूप से बताता चलूँ। किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर में मुझे कोई हक प्राप्त है और मेरे प्रतिस्पर्धी ने मेरे इस हक का नकार कर दिया है। मैं किसी प्रॉपर्टी का मालिक हूँ और मेरे मालिकाना हक का आपने इनकार कर दिया। अब ये प्रॉपर्टी का मैं मालिक हूँ, इस बात का डिक्लेरेशन पाने के लिए मुझे किसी कोर्ट से रुजू करना पड़ता है। इसे हमारे यहाँ डिक्लेरेटरी सूट भी कहते हैं और डिक्लेरेशन के उपलक्ष्य में, डिक्लेरेशन के चलते एक और रिलीफ जो मांगा जाता है वो इंजंक्शन का, कि अगर एक प्रॉपर्टी का मैं मालिक हूँ तो इस प्रॉपर्टी में किसी को हस्तक्षेप करने का, किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण करने का, मेरे पोजीशन को यूँ कह लीजिए कि ऑब्स्ट्रक्ट करने का आपको कोई अधिकार नहीं, क्योंकि मैं अपनी प्रॉपर्टी का स्वयं मालिक हूँ। लेकिन कभी जब कोई मेरा प्रतिस्पर्धी आकर के मेरी प्रॉपर्टी पर अपना हक जतलाने लगता है, तब तो मुझे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है और ये डिक्लेरेशन और इंजंक्शन वाला दावा लगाना होता है। लेकिन मेरे पास में जो आदमी कंसल्टेशन के लिए आया था, उसका दावा किसी और के ख़िलाफ़ नहीं, अपने ही उस भाई की बीवी और बच्चों के ख़िलाफ़ में था जिसका देहांत हो चुका है। डिक्लेरेशन क्या मांगा गया था? डिक्लेरेशन इस प्रकार का मांगा गया था कि ये प्रॉपर्टी हमारी नानी से, हमारी माँ के माध्यम से हम लोगों को मिली। गोया कि मेरी ननिहाली प्रॉपर्टी है जिसमें मेरी माँ का हिस्सा था और मेरी माँ को उसकी हयात में ये हिस्सा नहीं मिल पाया, लिहाजा मेरी माँ का हिस्सा अब हम लोगों की तरफ आ गया है। हम सब एक ही माँ की संतान है। हमारे एक भाई का देहांत हो चुका, अब भाई की बीवी और बच्चे भी अपने दिवंगत पति के माध्यम से कह लीजिए, बाप के माध्यम से कह लीजिए, माँ की प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा पा सकते हैं। दावा आपने दाखिल कर दिया और दावे में प्लेंटिफ पक्ष ने जो रिलीफ मांगा है वो ये कि कोर्ट इस बात को डिक्लेयर करे कि इस प्रॉपर्टी के अंदर में हम 4 भाइयों का हर एक का 1/6 1/6 इतना शेयर है। 1/6 इसके लिए क्योंकि मरने वाले ने अपने पीछे कुल मिलाकर के 6 बच्चे छोड़े और ये 6 लड़के आपस में कोर्ट के अंदर में डिक्लेरेशन का सूट लेकर के आए हैं। एक भाई पहले ही इंतकाल कर चुका है, लिहाजा उसकी बीवी और उसके बच्चों ने उसकी जगह ले ली। हर एक भाई का 1/6 हिस्सा, दिवंगत भाई का भी 1/6 हिस्सा, जो अब दिवंगत भाई की बजाय उसकी विधवा और उसके बच्चों को मिलेगा। तो डिक्लेरेशन आप ये मांग रहे हैं कि आपकी नानी की प्रॉपर्टी के अंदर में हर एक वादी का 1/6 हिस्सा है और प्रतिवादी जो हैं आपके दिवंगत भाई की विधवा और उसके बच्चे और आपका एक और भाई आपको इस प्रॉपर्टी से दूर करना चाहते हैं।
प्रॉपर्टी उनके कब्ज़े में है और वो ये चाहते हैं कि बावजूद इसके कि इस प्रॉपर्टी में आपका हक़ है, आपके हक़ को यूँ कह लीजिए कि इग्नोर करते हुए पूरी की पूरी प्रॉपर्टी किसी तिरस्त आदमी को बेच दें, या उनके पास जो पोजीशन चला रहा है उस पोजीशन को किसी और पार्टी को ट्रांसफ़र कर लें। लिहाजा सूट जो दाखिल किया गया है वो सिर्फ डिक्लेरेशन का और इंजंक्शन का है। ऑर्डर 2 रूल 2 कहता है सूट टू इंक्लूड होल क्लेम। एक पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन को लेकर के अगर समझ लीजिए एक से ज़्यादा रिलीफ आप कोर्ट से मांग सकते हैं, तो आपको चाहिए कि एक ही दावे के माध्यम से आप सभी रिलीफ्स मांग लें। आप कहेंगे कि आज मैं अपना हिस्सा डिक्लेयर करके ले लूँगा और कल जाकर के मैं पार्टीशन का सूट लगाऊंगा अपना हिस्सा फिज़िकली हासिल करने के लिए, तो ऑर्डर 2 रूल 2 आपके पैर की बेड़ी बन जाएगा। मुश्किल यह है, आप देखिए कि आप बार बार कोर्ट को परेशान मत कीजिए। एक बार कॉज ऑफ एक्शन निर्माण हो गया, दावा दाखिल करने के लिए कोई पर्याप्त कारण निर्माण हो गया, तो इस पर्याप्त कारण के चलते जितने रिलीफ आप कोर्ट से मांग सकते हैं लेजिटिमेटली ऑफ कोर्स आप कोर्ट से मांग लीजिए। अब मैंने जिस दावे का आपके सामने थोड़ी देर पहले उल्लेख किया, उस दावे के अंदर में सिर्फ डिक्लेरेशन और इंजंक्शन मांगा गया है कि भैया ये प्रॉपर्टी में हमारा भी हिस्सा है और हमारे हिस्से के चलते हमारी प्रतिस्पर्धी ने इस प्रॉपर्टी का एलियनेशन, इसका सेल, इसके पोजीशन का ट्रांसफ़र नहीं करना। लेकिन जो मेन और पैरामाउंट रिलीफ इस प्रकार के दावे में मांगा जाना चाहिए, जो इसेंशियली कोऑनर्स के दरमियान एक दावा है, वो है पार्टीशन का रिलीफ। आप कोर्ट को सबसे पहले ये कहिए कि इस प्रॉपर्टी के अंदर में मेरा हिस्सा है, कोर्ट के डिक्लेयर कर दे और फिर वो हिस्सा मेरे प्रतिस्पर्धियों से वसूल करके मुझे दे दे। तो आपने पार्टीशन का रिलीफ मांगे बगैर सिर्फ डिक्लेरेटरी सूट दाखिल कर दिया तो कहीं ऑर्डर 2 रूल 2 की आपको बाधा आ जाएगी और फिर प्रॉब्लम ये होता है, आप देखिए कि फिर दावे के अंदर में अगर समझ लीजिए दावे का अंतिम निर्णय होने से पहले कहीं किसी भले आदमी ने आपको इस बात का मशवरा दे दिया कि बग़ैर पार्टीशन एंड सेपरेट पोजीशन ऑफ योर शेयर यू वोंट बी एंटाइटल्ड टू मेंटेन द सूट, तब जाकर के आप दावे में कहीं संशोधन करने लग जाते हैं, अमेंडमेंट करने लग जाते हैं। लेकिन अब ये पूरी एक्सरसाइज जो है दोहरी मेहनत वाली हो गई। पहले मेहनत आपने की दावे को दाखिल करने के लिए, अब दूसरी बार आप मेहनत कर रहे हैं दावे के अंदर में संशोधन करने के लिए, अमेंडमेंट करने के लिए। और वो रिलीफ जो आपने पहले नहीं मांगा था, अ रिलीफ फॉर पार्टीशन एंड सेपरेट पोजीशन ऑफ योर शेयर इन द अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी ऑफ द फैमिली, ये अब जाकर के आप मांग रहे हैं, जबकि आपको मांगना चाहिए था दावे की शुरुआत में। तो ये गलती होने से, इस गलती को करने से बचिए। कभी कभी ऐसे भी होता है, आप देखिए कि हमारे वकील बंधु विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल, लेकिन अपने क्लाइंट के फ़ायदे के ही लिए उसको आर्थिक नुकसान में डालने की बजाय कुछ कोर्ट फी का पैसा सेव करने के लिए मशवरा दे देते हैं कि नाउ सिंपली फाइल अ सूट फॉर डिक्लेरेशन, पार्टीशन को बाद में देख लेंगे। लेकिन मुश्किल ये है, आप देखिए कि इस प्रकार की अगर आप सूचना अपने क्लाइंट को देते हैं और उसके चलते वो सिर्फ डिक्लेरेशन का सूट दाखिल कर भी देता है, तब तो कहीं आपका प्रतिस्पर्धी या इवन कोर्ट भी इस बात पर आपत्ति जता सकता है कि आपने पैरामाउंट रिलीफ तो मांगा ही नहीं। इट इज़ वेल सेटल्ड that a co-owner's remedy against another co-owner is by way of a suit for partition and separate possession. Incidentally, you may claim injunction. लेकिन आप कहेंगे कि मैं इंजंक्शन सिंप्लिसिटर का दावा लगा दूंगा या सिर्फ डिक्लेरेशन और इंजंक्शन का दावा लगा दूंगा, तो ये कोई अक्लमंदाना बात नहीं होगी। सीपीसी ये कहता है कि आपने एक ही दावे के अंदर में वो सारे रिलीफ मांगने चाहिए जो बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन यू आर एंटाइटल्ड टू। तो आइंदा जब कभी दावा ड्राफ्ट करें इस बात का ख्याल रखें, और इवन पेंडिंग सूट्स में अगर ये त्रुटि रह गई है तो उसको समय रहते दुरुस्त कर लीजिए कि एक पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन को ले करके आपको जिस कदर रिलीफ्स मांगने हैं सब मांग लीजिए। हाँ, ये ज़रूर है कि हमें सीपीसी के ऑर्डर 2 रूल 2 में कहीं इस बात का भी संकेत प्राप्त होता है कि अगर समझ लीजिए किसी पर्टिकुलर रिलीफ को मैं कोर्ट से मांग नहीं रहा हूँ, तब तो मेरे लिए परमिजिबल है कि मैं कोर्ट की परमिशन लूँ
कि आइंदा जब कभी मेरे लिए पॉसिबल होगा मैं ये रिलीफ भी मांग लूँगा। देखिए, सब रूल 1 है, एवरी सूट शैल इंक्लूड द होल ऑफ द क्लेम which the plaintiff is entitled to make in respect of a cause of action, and if he relinquishes any portion of his claim in order to bring the suit within jurisdiction of the court, it would be permissible for him to do so. लेकिन several reliefs आपको मिलने चाहिए, several reliefs आपको मिलने चाहिए, लेकिन फिर भी आप कोई particular relief claim नहीं करते हैं। ऐसे में सब सेक्शन 3 हमारी मदद करता है, हमारी रहनुमाई करता है। कहते हैं कि a person entitled to more than one relief in respect of the same cause of action may sue for all or any of such reliefs, but if he omits except with the lieu of the court to sue for all such reliefs, he shall not afterwards sue for any relief so omitted. कोई particular relief को अगर आप क्लेम नहीं कर रहे हैं तो कोर्ट से एप्लीकेशन दे करके इस बात का परमिशन प्राप्त कर लें कि मैं आगे चल कर के ये रिलीफ मांगूंगा। अगर आपने रिलीफ नहीं मांगा तो इसका मतलब ये होगा कि एज इफ़ यू हैव रिलैंक्विश्ड दैट रिलीफ ऑल्दो यू आर एंटाइटल्ड टू इट। मुझे उम्मीद है हमारे श्रोता इन बातों को बहुत ध्यान से सुनेंगे भी और अपने याददाश्त में रखेंगे, और जब कभी इस प्रकार का कोई मौका आएगा ऑर्डर 2 रूल 2 का विपर्यास करने वाला कोई दावा नहीं लगाएंगे। आज के एपिसोड में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइंदा एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात रहेगी, परवरदिगार चाहे। थैंक यू वेरी मच।